आप सभी सुधीजनों को नमस्कार। कथाकार, व्यंग्यकार, अनुवादक और स्तंभकार मृदुला गर्ग जी पर इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आज की यह 10वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ सुपरिचित लेखक, संपादक दिनेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। वे दशकों से मृदुला जी के साहित्य में अवगाहन करते आ रहे हैं। उन पर कई कई तरीके से काम भी करते आ रहे हैं। इन दोनों लेखकों के बीच एक ऐसी सृजनात्मक समझ विकसित होती है जिसे देखकर अच्छा लगता है। आज के दौर में जब इस तरह का एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग का भाव अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है, ऐसे में ऐसे संबंध बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक हो उठते हैं। दिनेश द्विवेदी जी जिस तरह से मृदुला गर्ग के उपन्यासों पर विचार करते हैं, उनकी कहानियों पर विचार करते हैं, वह बेहद खास हो उठता है। तो आइए मित्रों, बगैर समय गंवाए हम सीधे दिनेश द्विवेदी जी के पास चलते हैं और उनसे उनके वक्तव्य को सुनते हैं। बस कुछ ही देर में वे हमारे साथ होंगे और कई तरह की महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी। जी बहुत बहुत नमस्कार दिनेश द्विवेदी जी, नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मृदुला गर्ग की श्रृंखला में जो आपने मुझे बुलाया है, अवसर दिया है, मैं बहुत ही आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। जी शुक्रिया। मेरी बहुत ही प्रिय लेखिका है, ना सिर्फ मेरी लेखिका है बल्कि इसके अलावा उनके साथ मेरा बहुत लंबा रिश्ता है। उसकी शुरुआत दरअसल हुई थी, शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब मैं कॉलेज में था उस समय मैं उनकी कहानियां पढ़ा करता था। हरी बिंदी पढ़ के मैं एकदम अचंभित और स्तब्ध रह गया था कि इस तरह की कहानी भी कोई हो सकती है। जैसे उस कहानी ने मुझे आपात मस्तक प्रभावित किया, इस तरह प्रभावित किया कि मुझे लगा कि एक लीक, उस समय एक परंपरा चल रही थी। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, चंद्रकांत सोनरिसा और भी बहुत सी लेखिकाएं थी, लेकिन जो लेखिकाओं की ली उस दौर में एंट्री कर रही थी, मृदुला गर्ग थी। उसके अलावा जो है इस तरह उस सुनीता जैन थी और भी लेखिकाएं थी। तो मृदुला गर्ग की उस कहानी को जब मैंने पढ़ा, मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई स्त्री अपने आप को पति के बिना किस तरह अकेली दिन भर घूमती है बिंदास भाव से, और कैसे उसको एक अचानक से उसको एक दोस्त, एक व्यक्ति मिल जाता है जो केवल उतने ही समय उसके साथ मित्रता है। वो चित्रों की प्रदर्शनी देख रही है, एक थिएटर में फिल्म देख रही है, और उसके बाद वो जब वो अपने घर पर उतरती है ऑटो से, उसके बाद उसको बाय कर देती है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि एक औरत, मतलब वो सेलिब्रेट विथ हरसेल्फ, अपने साथ ही अपने को एंजॉय कर रही है। इस तरह मैंने मृदुला जी की उस कहानी को जब मैंने पढ़ा, मैं चौंक गया, क्योंकि परंपरा जो कहानियाँ आ रही थी, स्वर तो थी उनमें, लेकिन जो मूल स्वर था, जो स्त्री के भीतर की मनोभावनाएं थी, जो स्त्री के भीतर के आंतरिक जो उनकी वासनाएं थी, कामनाएं थी, इच्छाएं थी, उसको जाहिर करने के लिए मुझे लगा कि मृदुला गर्ग एक लीक से हटके लेखिका है। फिर मैंने कालांतर में 1975 में
पुनश्च नाम से एक पत्रिका की शुरुआत की। पहले तो वो पत्रिका 2 पृष्ठ की निकलती थी, बाद में वो जो पत्रिका है वो लगभग समझिए कि उसके 2-3 अंकों के बाद मैंने तुरंत ही महिला कथाकारों पर केंद्रित विशेषांक की एक रूपरेखा तैयार की, जिसके अंतर्गत मैंने सारी लेखिकाओं को चिट्ठी लिखी, सीनियर जूनियर सभी लेखिकाओं को लिखी, वरिष्ठ कनिष्ठ सभी लेखिकाओं को लिखी मैंने। तो उसमें सारी लेखिकाओं ने तो मैं निरंतर लिखता रहा एक पुनश्च जो है वो व्यवसायिक साहित्यिक और अनियतकालीन पत्रिका है। उसमें मैं पहली बार इस तरह का अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे सहयोग प्रदान करें। और लगभग समझिए कि मुझे सारी लेखिकाओं से प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उर्दू की लेखिका इसमें चुगताई ने भी मुझे अपनी रचनाएं भेजी। उन्होंने एक कहानी भेजी, उन्होंने एक लेख भेजा। उसमें मन्नू भंडारी थी, उसमें ममता कालिया थी, उसमें मणिका मोहनी थी, उसमें सुनीता जैन थी, उसमें चित्रा मुदगल थी, उसमें आपके चंद्रगण सोनरिक्सा थी। बहुत सारी, मतलब लगभग 25 लेखिकाएं थी। मृदुला जी का, मगर मृदुला जी की रचना नहीं थी, सिर्फ मृदुला जी का एक पत्र आया। उस पत्र में उन्होंने रचना तो उन्होंने भेजी नहीं, सिर्फ ये उसमें उन्होंने कहा कि स्त्री होने के नाते मैं अलग खड़े किए जाने को लेखन में गलत मानती हूँ। इस तरह एक पत्र था। बात उनकी तरफ से बात खत्म हो गई, लेकिन मैंने उस पत्र को जो है, जब वो विशेषांक आया, मैंने उस पत्र को ससम्मान उनकी तस्वीर के साथ छापा। उसमें जो उन्होंने ऐतराज किए थे कि मतलब लेखन का कोई लिंग नहीं होता, स्त्री नहीं होते, पुरुष नहीं होते, महिला लेखन कोई अलग लेखन नहीं, लेखन लेखन होता है। फिर वो अंक आया, वो अंक इतना चर्चित हुआ कि उस अंक ने टाइम्स ऑफ इंडिया में से लेकर उसके हर सारे हिंदुस्तान भर में मैंने उस अंक का वितरण किया। और उस अंक को लेकर रोज पोस्ट में कम से कम नहीं तो 100-150 चिट्ठियां लेकर आता, पत्र आते थे। उसमें हरिवंश राय बच्चन जी का भी था, शिवमंगल सिंह सुमन जी का भी था, प्रभाकर माचवे जी भी थे, विष्णु प्रभाकर जी थे। सबने इस बात, रामरानी उपाध्याय थे, सबने उस चीज को अप्रिशिएट किया और ये भी देखा कि एक छोटी सी जगह से इतनी बड़ी पत्रिका निकल सकती है। और यहाँ तक कि डॉक्टर धर्मवीर भारती उसमें धर्मयुग के संपादक थे, उन्होंने उस अंक की समीक्षा ली, श्री मनमोहन सरल जी से वो समीक्षा लिखी और बाकायदा धर्मयुग के एक विशेष पृष्ठ पर, जबकि उस समय तक लगभग समीक्षाएं छपना बंद हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसमें उस समीक्षा को स्थान दिया, उस समीक्षा उसमें छपी। खैर, उसके बाद अंकों का सिलसिला चलता रहा। जब मेरे पास पैसे होते थे उन अंकों को छापता था। फिर मैंने विशेषांकों की एक श्रृंखला शुरू करी। उस विशेषांक में सबसे पहले मैंने विशेषांक जो निकाला महिला कथाकार के बाद, फिर नासिरा शर्मा जी के सानिध्य से, नासिरा शर्मा जी के सौजन्य से ईरानी कथाकारों जो थे, कथाकार थे, कवि थे, उनके ऊपर उन्होंने मुझे फारसी से पर्शियन से अनुवाद करके दिया। फिर वो मैंने दूसरा ईरानी साहित्य पर केंद्रित निकाला। उसके बाद विशेषांकों की शुरू हुई तो मेरा पहला विशेषांक जो आया हम पंजाबी की और मेरी अभिन्नतम मित्र ख्यातिलब्ध लेखिका अमृता प्रीतम, फिर उसके बाद दिलीप कौर टिवाणा, असमिया से इंदिरा गोस्वामी, मेहरुनिसा परवेज, मृदुला गर्ग, सुनीता जैन, कुसुम अंसल और भी संगीता गुप्ता, इन सब पर मैंने अंक निकाले। कमल कुमार, सभी पर अंक थे। उसी में मृदुला जी पर फिर मैंने पूरा विशेषांक निकाला और वो विशेषांक काफी चर्चित हुआ। उस विशेषांक को बाकायदा उस समय इंडिया टुडे ने उनके हिंदी संस्करण में उस अंक की चर्चा की। तो मृदुला जी से मेरा जो परिचय हुआ, यदि मैं ऐसा कहूँ, बड़े फिल्मी अंदाज में परिचय हुआ। जैसे फिल्मों में होता है कि ना इत्तेफाकी होती है, पहले समझिए कि ना होती है, विरोधाभास होते हैं, फिर इसके बाद समझिए कि सब चीज हो जाती है। फिर मृदुला जी का से मेरा जो उसके बाद चित्तकोबरा उनका प्रकाशित हुआ। चित्तकोबरा के आने से क्या हुआ
वो तो आप सभी लोग मतलब उस विवाद को जानते हैं, उस समझ लो उस तरीके की जो एक वो चली, एक पूरा तहलका मच गया था। हुआ क्या था उस समय, सारिका जो पत्रिका थी उसके तत्कालीन संपादक जो कन्हैया जी नंदन, उन्होंने वो जो स्त्री पुरुष के बेडरूम सीक्वेंस उसको ज्यों के त्यों छाप दिया और पाठकों से प्रतिक्रिया दिलवा दी। और उससे इतनी, और लंबे समय तक चली, लगभग 1-1.25 साल तक, उससे इतनी फूहड़ और अश्लील समझ, क्योंकि वो असल में चित्तकोबरा को किसी ने समझा नहीं, चित्तकोबरा को क्यों लिखा गया इसको भी नहीं समझा, और प्रतिक्रिया बुला ली उन चंद पेजों के ऊपर, तो लोगों ने इतनी अश्लील और इतनी फूहड़ प्रतिक्रियाएं देना शुरू करी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने पत्र लिखा, मंजुल भगत ने पत्र लिखा, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने पत्र लिखे कि क्या है, लेकिन वो उस समय संपादक महोदय ने नहीं छापा। तब फिर मैंने निश्चय किया, तब मैंने मृदुला जी से कहा, मृदुला जी की मेरी बातचीत हुई, मुझे पता लगा कि जो वहाँ पर उसके समर्थन में या उसके विरोध में कि ये चीज़ गलत है, छापने की जो पत्र पहुँच रहे हैं उसके वो उनको उस समय के तत्कालीन संपादक नहीं छाप रहे हैं। फिर मैंने एक निश्चय किया, मैंने मृदुला जी से कहा कि अब आप समझी, तो उन्होंने मतलब समझना स्त्री पुरुष का लेखन क्या होता है। उस समय भी उन्होंने क्रोध में आके या जो भी है आवेश में आके जो भी उस समय का था, जिस समय टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने पत्र लिखे थे और मंजुल भगत ने लिखे थे, योगेश गुप्त जी ने उस समय एक साक्षात्कार लिया था, वो सब उठा के एक लंबा सा पोथा मुझे भेज दिया। मैंने भी पुनश्च का एक विशेषांक चित्तकोबरा प्रसंग नेपथ्य गाथा के नाम से छापा, और उसमें सारी वो चीज़ें खुलासा हुई, सब चीज़ें सामने आई। तब समझ उस समय से मृदुला जी के मेरे बीच की जो ट्यूनिंग बनी, तो वो जो हमारी एक केमिस्ट्री हुई लेखन को लेकर, वो समझना कि आज तक भी वही है। और अभी भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मृदुला गर्ग जो है बहुत पाई की लेखिका है। यदि कभी हमको मौका मिलता है या हम यदि गणना करना चाहें तो विश्व लेखन या कालजयी लेखन की श्रृंखला में मृदुला गर्ग आती है। और भी लेखिका है, अनुवाद भी हो, लेकिन मृदुला गर्ग का लेखन एक अलग हट के लेखन है, एक अलग ही तरह का लेखन है। फिर मैंने मृदुला जी के ऊपर विशेषांक के अलावा मृदुला जी के ऊपर एक पुस्तक भी संपादित की है, वो पुस्तक भी आने वाली है। मृदुला जी की हमारी समझना के रिश्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छी, मैं उन्हें दीदी कहता हूँ वो मुझे, लेकिन हमारा मैत्री भाव का संबंध है। हमारे मेरे हर सुख दुख में वो मेरे साथ रहती हैं, उनके भी जो सुख दुख या जो भी समस्याएं होती हैं मैं उनके साथ हूँ। हमारा लगभग 1974 से शुरू हुआ जो है वो आप समझिए 2022 तक हमारा रिश्ता बहुत ही एक सख्य भाव का रिश्ता है जो अब तक का है। बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, मेरे जीवन में भी आए, लेकिन हमारा रिश्ता उस उतार चढ़ाव के साथ बहुत ही सौम्य भाव से, बहुत ही सख्य भाव से अभी तक चलता है। मृदुला गर्ग मेरे लिए, मृदुला गर्ग का सारा साहित्य जितना भी है उस सारे साहित्य का मैंने अध्ययन किया हुआ है, और सारे साहित्य के बारे में उसके सहयोग भी देखी कि लगभग हिंदुस्तान के अलावा विदेश की भी बहुत भाषाओं में उनके अनुवाद हो चुके हैं उनकी कृतियों के, उपन्यासों के। कठगुलाब है, अनित्य है, चित्तकोबरा के तो हुए ही हैं, जापानीज में, चाइनीज में, जर्मन में सारे अनुवाद हो चुके हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उनका जो लेखन है वो बहुत गहरा लेखन है, और वो लेखन जो है वो विश्व लेखन की श्रृंखला में या विश्व लेखन की कतार में खड़ा किया जा सकता है। मृदुला जी के मेरे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही, मैं दिल्ली होने का मतलब होता है, दिल्ली में मेरी बहन है, भाई दर्पण जी जो है वो मेरी बहनों ही होते हैं। दिल्ली जब जाता हूँ तो दिल्ली का मेरे लिए पहले अर्थ हुआ करता था अमृता प्रीतम, मृदुला गर्ग, इंदिरा गोस्वामी, मन्नू भंडारी, और भी लेखक थे, राजन जी थे, विष्णु प्रभाकर जी थे। लेकिन अब धीरे धीरे होते होते अमृता जी नहीं हुई, सारी वहाँ जी। अब दिल्ली का मायने, ये तो एक बहन का घर जो है वो एक अलग मायने रखता है, रिश्तेदार है, लेकिन दिल्ली मेरे लिए अर्थ रखती है मृदुला गर्ग, दिल्ली यानी मृदुला गर्ग पर्याय। खैर बहरहाल मैं मृदुला जी के ऊपर कुछ आपको जो मैंने लिखा हुआ है उसको
को पढ़ के सुनाता हूँ। कालजयी लेखन। मृदुलागर का लेखन उपन्यास अथवा कथा साहित्य के दौर का बेहद संवेदनशील लेखन। हिंदी कथा साहित्य की औपन्यासिक विधा का सूक्ष्मतम चित्रण उनके लेखन की एक प्रमुख विशेषता है। विकास करता हुआ समाज हो अथवा विघटित होता हुआ अस्तित्ववाद, उलझावपूर्ण परिस्थितियों की जटिलतम गूढ़ता के अंतर्गत निकास की चेतना की तलाश करता हुआ व्यक्ति का स्व इन्हीं सब विसंगतियों से संगति बिठाता हुआ है उनका औपन्यासिक आयाम। मृदुलागर को यदि हम अंतश्चेतनावादी कथाकार कहें तो ज्यादा मुफीद होगा। मृदुलागर की पूर्ववर्ती परंपरा जैनेन्द्र कुमार, इलाचन जोशी जैसे मनोविश्लेषणवादी अज्ञेय जैसे कथाकारों की ज्यादा निकट ठहरती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि उस धारा को आगे बढ़ाने वाली लेखा, क्योंकि जैनेन्द्र या इलाचन जोशी या अज्ञेय उन दोनों के पास ही उनके युग की एक आदर्शवादी प्रतिच्छाया से ग्रस्त एक आधुनिक दृष्टि है, परंतु मृदुला इससे आगे है। उन्हें हम अंतश्चेतना की आधुनिक भंगिमा का कथाकार कह सकते हैं। बल्कि मैं यदि विदेशी उसमें तुलना करूं तो अल्बर्ट मोराविया है, काफका है, कामू है, इस तरह के लेखन जो होते हैं जो अंदर की जटिलतम ग्रंथियों को खोलते हैं, ये उनसे आगे की लेखिका है, उनके समानांतर है, लेकिन जो यहाँ के लेखक हैं उनसे आगे की परंपरा की लेखिका है। बहरहाल रुकावट कहानी का प्रकाशन 1970-71 के आसपास हुआ। इसके बाद उनका प्रथम उपन्यास भी 1975 के आसपास आया। रुकावट और अवकाश इन दो बिंदुओं का फैलाव ही क्रमशः उसके हिस्से की धूप चित्त कोबरा में जाकर विस्तार पाता है। प्रेम और काम इन दो शाश्वत सत्यों के आसपास ही उनका वैचारिक चिंतन प्रस्फुटित पल्लवित हुआ। जीवन को उसकी संपूर्णता और उदात्तता से समझने के लिए प्रेम से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। यूं तो प्रेम अपने मूल रूप में अशरीरी होता है, जिसे हम प्लेटोनिक लव कहते हैं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम शरीरी है, क्योंकि वही उसके संवाहक की प्रथम भूमिका अदा करता है। स्वयं मृदुला जी ने कहा है, प्रेम ऐसी शाब्दिक संरचना है जिसके इतने भावार्थ और निहितार्थ हैं कि हम उसका प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं उसे स्पष्ट करना जरूरी है। उसकी विशेषता यह है कि उसमें काम संबंध सम्मिलित रहता है। उसके हिस्से की धूप और चित्त कोबरा की नायिकाएं मनीषा और मनु इसी विचारधारा की परिपुष्टि के दो पहलुओं के समान है। इसलिए दोनों की नायिकाओं का समाहार काम के उद्वेग से होता हुआ प्रेम की उदात्तता पर जाकर आरूढ़ होता है। प्रेमहीन सेक्स, सेक्सहीन प्रेम दोनों ही मनुष्य जीवन का अतिचार है, क्योंकि दोनों ओर ही प्राकृतिक संवेगों का निरालंब स्वरूप है, जो कि स्वभावता ही निराधार हो जाता है। इस अर्थ में देहों के सम्मिश्रण को द्वैतता से परे संभोग के दौरान विदेह हो तटस्थता से देखा जाता है। इसलिए मनु संभोग के दौरान देह लिप्त होते हुए भी मानसिक तौर पर अलिप्त भाव से वैदेही है। वस्तुतः प्रेम हो या भोग, प्रकृति पुरुष स्त्री को अपनी वस्तु मानकर चलता है। स्त्री मुक्त करती है, परंतु पुरुष अनुदारता या अधिकार की व्यवस्था बंधन में ही पड़ा रहता है। स्त्री की शारीरिक निवृत्ति गुम्फित है, परंतु पुरुष की दैहिक भोगोपरांत की निवृत्ति में भी एक दम्भपूर्ण आसक्ति है। प्रेम सामान्य स्थिति में आत्म है या फिर विशिष्ट स्थिति में पहुंचाकर दिव्य भव्य बना चकाचौंध मंडित कर दिया जाता है, परंतु उसके हिस्से की धूप चित्त कोबरा की मनीषा मनु ये दोनों नायिकाएं इस समस्या के दायरे में भी नहीं आती। प्रेम और काम से भी अहम स्वाधीनता के बरक्स इनका क्रमिक विकास हुआ है। लेखिका की लेखन प्रयोगशाला की ये दोनों नायिकाएं वास्तव में किंचित वैभिन्नता के साथ एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। वैचारिक दृष्टिकोण से मनीषा का प्रेम संबंधी द्वंद्व
जहाँ आत्म चेतना पर हुआ है, वहीं मनु का समापन आत्म चेतना से गुजरकर आत्म प्रज्ञा के बाईपास से होता हुआ वैश्विक करुणा की उदात्तता पर होता है। मनीषा का ही पूर्ण परिपक्व रूप मनु है। मनीषा मोह से प्रेम की तलाश करते करते मनु से संपर्क हो एक पूर्ण स्वाधीन स्त्री प्रेमिका, एक स्वाधीन स्त्री प्रेमिका होती हुई करुणा के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचकर एकाकार हो जाती है। बगैर मनीषा के मनु अज्ञेय है और बिना मनु के मनीषा पूर्ण है। दोनों ही उपन्यासों का विषय सिर्फ प्रेम काम की मीमांसा न होकर बावजूद गर्भाशय के स्त्री की प्रज्ञा, चेतना और प्रबुद्धता का अन्वेषण है। ऐसा अन्वेषण जो उसे अस्मिता से भी जोड़ देता है। नायिकाओं का प्रस्थान बिंदु कृतिगत रूप से दो अलग अलग पगडंडियों में विभक्त है, परंतु मिलन बिंदु का स्थान समाहार एक ही है। मृदुला जी ने भी माना है, मोह से कोई बुराई नहीं है, यह प्रेम का पहला पायदान है। जब मोह सबसे ऊपर वाले पायदान पर पहुंचता है तभी प्रेम कहलाता है। तब तक उसमें करुणा का समावेश हो चुका होता है। वह निज की स्वाधीनता के साथ प्रिय की स्वाधीनता को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि जानता है कि उसके बिना प्रेम में आवेग और रोमांच शेष नहीं है। प्रेम की सफलता इसमें है कि वह बांध रहे, परंतु सार्थकता मुक्त कर देते हैं। मृदुला का लेखन स्त्री पुरुष के संबंधों को भुदाती रूप से पृथक हटकर एक अस्मिता की अर्थपूर्ण तलाश है, जबकि उस दौर के मूल्यांकनकारों ने अश्लीलता और अनैतिकता का फतवा जारी करते हुए श्लील अश्लील का युद्ध छेड़ दिया था। रुकावट और अवकाश कहानियों से जिस बात की शुरुआत हुई थी, उसका काफी विस्तृत बौद्धिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर गहरा विश्लेषण उसके हिस्से की धूप और चित्त कोबरा में हुआ, क्योंकि मूल उद्देश्य की तह में भोगलिप्सा की बजाय आत्मतुष्टि की अवधारणा सन्निहित थी। मनीषा जहां अंत में इंट्रोवर्ट हो जाती है, वही मनो एक्सट्रोवर्ट, मतलब परिपक्वता से और गहरी परिपक्वता। जहां देह हाजिर है वहां मन गैर हाजिर, और जहां मन हाजिर है वहां दैहिक लिप्सा गैर हाजिर है। इसका मूल उत्स श्रीमद् भागवत का वही राधा तत्व है, जिसे हमने अलौकिक कहकर लोकोत्तर बनाते हुए महिमा मंडित किया है। वैष्णवों का परकीय भाव और जैनेन्द्र कुमार का पत्नी के अलावा प्रेयसी वाला सिद्धांत, दोनों के मूल में जो वृत्ति है, उसी को मृदुला गर्ग ने लौकिकता की जमीन पर उतारते हुए अपनी कलम की खरात पर चढ़ाकर परखा है। परंतु यह भव्य और दिव्य वायवी ऐन्द्रजालिकता से मुक्त है। मृदुला जी दावा करती हैं कि भावुक इंसान प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम बहुत जीवट, हिम्मत, संघर्ष और यात्रा झेलने का काम है, परंतु यह प्रेम का निष्कर्ष नहीं है। उसकी प्रेम की परिणति या प्रतिदानहीनता में इसे मानती है। स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम जैसा आवेग और तर्कातीत भाव संवेद किसी और प्रेम में मिलता है तो देश प्रेम है, क्योंकि उसी में आप अपने प्राणों को दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, बिना किसी प्रतिदान के। करुणा से संपूर्ण प्रेम प्रतिदान प्रतिश्रुति से मुक्त होता है। उनका दूसरा चर्चित उपन्यास अनित्य आजादी के बाद की पीढ़ियों का चित्रण है। यह उपन्यास ऐसे गुजरे हुए कालखंड की एक ऐसी जीवंत दास्तां है जिसमें यह वर्ग शामिल है, वह वर्ग शामिल है जो आजादी की किसी महान हस्ती या महानता बोध से ग्रस्त किसी पीढ़ी का चित्रण नहीं है, बल्कि उन साधारण लोगों की असाधारण कथा है जो कि आजादी के बाद की अवसादपूर्ण कुंठित प्रदर्शन व्यक्ति, परिवार, समाज से होता हुआ पूरे देश पर धुएं सा फैलकर जम गया है। कादरता यानी कायरता एक विशेषण और कादर एक संज्ञा की तरह हो गया है। ये एक ऐसी गाथा है जिसके पात्र उस युग के घटनाक्रम में भागीदारी न कर पाने के कारण अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाए, बल्कि नैतिकता बोध के उन सिद्धांतों को नहीं अपना पाए जिन्हें आजकल के नेता और बुद्धिजीवी बेईमानी और भ्रष्टता की हद तक अपना हुए हैं। भगत सिंह और गांधी के आंदोलनों से दो चार
चुके वर्ग की ससंभ्रम स्थितियों का विडंबनापूर्ण चित्रण हुआ है। अनित्य में बहुत ही व्यापक फलक पर इस उपन्यास को विस्तार मिला है। यहाँ पर लगा संगीता और प्रभा में नारी के अबला वाले रूप को चटका दिया है। नारी पात्र के ये तेवर लगे कि कुछ ज्यादा तीखे और पैने हैं। यहाँ पर नारी पुरुष की मोहताज नहीं है, बल्कि सामाजिकता के भय से पुरुष ही कायर है। काजल बनर्जी की तुलना में आशापूर्णा देवी के उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति की नायिका सत्य से कर सकता हूँ। हालांकि दोनों पात्राओं के परिवेश अलग अलग हैं, परंतु विद्रोहिता की दृष्टि से दोनों ही बोल्ड हैं। संगीता यहाँ अभिजीत द्वारा शोषित होकर भी दिलेर है। कहीं भी नहीं लगा कि उसके चरित्र में कुछ कमजोरी थी, बल्कि वह पुरुष के विद्रूप को अच्छी तरह जानती है। अपनी दिलेरी और दबंगता से उसने अभिजीत को फूंक कर रख दिया है। यह है नारी मुक्ति, सिर्फ नारे के रूप में नहीं, बल्कि क्रियान्वित रूप में। स्वतंत्र देश की नई पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र प्रभा, कैलाश, विमल दत्त, काजल बनर्जी है। वाकई यदि आजादी बजाय गांधीवादी तरीके के सुभाष और भगत सिंह के तरीके से आई होती तो मुल्क इसकी कीमत करना जानता। 22 मार्च 1981 के धर्म में छपा वक्तव्य उपरोक्त कथन की पुष्टि है। अनित्य ऐसे पात्रों की कथा है जो अपनी कमजोरियों के कारण ऐतिहासिक घटनाक्रम में उस हद तक हिस्सा नहीं ले पाए जिस हद तक लेना चाहते थे या सोचते थे लेना चाहिए, पर उसके लिए खुद को माफ भी नहीं कर पाए। जो नैतिक मानदंड उन पात्रों ने खुद अपना न्याय करने के लिए अपनाए, वे उन मानदंडों से कहीं ज्यादा ईमानदार थे जो आजकल हम लोग, हमारे नेता या बुद्धिजीवी अपना रहे हैं। इसीलिए अनित्य उपन्यास अपराध बोध और मोह भंग का दस्तावेज है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इसीलिए अनित्य उपन्यास अपराध बोध और मोह भंग का दस्तावेज है। स्वयं मृदुला जी ने इस बात को स्वीकारा है कि पारंपरिक दृष्टि से अनित्य ऐतिहासिक या राजनीतिक उपन्यास नहीं है, पर इतिहास का घटनाक्रम, राजनीतिक सोच और सामाजिक बोध मेरे पात्रों के चेतना प्रवाह के प्रमुख अंग हैं। इससे इतिहास या राजनीति का महत्व कम नहीं होता, बढ़ जाता है। उनकी राय में आंखों के सामने बन रहा इतिहास और राजनीतिक गतिविधियां हमारी चेतना का अंग नहीं बनती। भविष्य निर्माण में उनकी कोई सार्थक भूमिका नहीं हो सकती। मैं और मैं, अगला उपन्यास मैं और मैं उनका एक ऐसा उपन्यास है जो कौशल कुमार और माधवी के माध्यम से मानवीय रिश्तों का विश्लेषण तो है ही, परंतु इसके अलावा बौद्धिक प्रशंसा की संपूर्ति के लिए आर्थिक व्यवस्था द्वारा स्वार्थपूर्ण दोहन एक गहरे तमाचे की तरह हमारी सामाजिक विद्रूपताओं के मुंह पर पड़ता है। मृदुला जी ने इस उपन्यास में इंसान की कमजोरियों को आत्मसातता, गहराई और फैलाव के साथ व्यक्त किया है। यही कारण है कि लेखन और सृजन दोनों का गहरा पोस्टमार्टम है, मैं और मैं। सर्व सुविधा संपन्न माधवी उस एलिट क्लास की औरत है जिसके आसपास पैसा और साधन संपन्न पति तो है, परंतु उसकी बौद्धिकता और उसकी लेखिकीता को सराहने वाला, एप्रिशिएट करते हुए इंस्पायर करने वाला कोई। उधर कौशल है जो न्याय बदसूरत, भतीजर और पैसे वालों के प्रति जहर भरा हुआ, मगर अति बौद्धिकता से संपन्न है। बस यहीं से दोनों पात्र एक दूसरे से अपना अपना स्वार्थ साधते हुए शोषित उत्पीड़ित होते हैं। मैं और मैं दोहरे दोहन और शोषण की कथा है, परंतु कौशल कुमार का शोषण योजनाबद्ध है। उसमें किसी भी किस्म की हिचकिचाहट, अपराध बोध या पश्चाताप नहीं, बल्कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वह खुद को पीड़ित, वंचित और सामाजिक व्यवस्था का मारा हुआ मानता है। इसलिए वह स्वयं को इस बात का अधिकारी मानता है, चूंकि समाज ने उसका शोषण किया है, वह किसी के भी शोषण का अधिकारी है। इसलिए उसे अपने शोषण करने पर भी गर्व है, बल्कि बेशर्मी की हद तक अपनी प्रतिभा का कायल जितना अपनी लेख की प्रतिभा का। इसलिए उसके शोषण का तरीका गरीब होने के बावजूद भी फ्यूडलिस्टिक है। चूंकि माधवी स्त्री है, इसलिए उसमें एलिट क्लास का वर्गत अहंकार तो जरूर है, परंतु
परंतु स्त्री होने की संवेदना भी मौजूद है। अतः माधवी का शोषण न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि वह पारिवारिक विघटन की भयपूर्ण स्थिति और दैहिक स्पर्शता के कगार पर पहुंच जाती है। कौशल का शोषण शुद्ध रूप से आर्थिक शोषण है, जबकि माधवी संपन्न होने के कारण उसके सामने अपने आप को अपराधी महसूस करती है। दूसरी ओर ऐसे लीचड़ आदमी को मुंह लगाने के कारण पति और बच्चों के सामने भी अपराध बोध से ग्रस्त है। तीसरी मजबूरी यह है कि कौशल का संसर्ग उसके लेखी के अहम को इस कदर बढ़ा देता है कि वह उसे ही सर्वोपरि मानती हुई शोषण के ऐसे दलदल में जा गिरती है जहां उसका नैतिक पतन तो होता ही है, अंततः आते आते अपनी संवेदनशीलता और लेखी की क्षमता दोनों को खो बैठती है। इधर कौशल कुमार अपनी कुरूप बीवी और बच्चों तथा दरिद्रता के दबाव के चलते एक ऐसी घालमेल मानसिकता का शिकार हो जाता है जिसमें निर्ममता, निष्ठुरता, बेशर्मी और बेहयाई का कुरूप चेहरा बहुत भयानक रूप से सामने आता है। मृदुला जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि माधवी में न्याय बुद्धि के रहते उसमें सुविधा जीवी वर्ग की सदस्य होने के लिए अपराध बोध तो है, परंतु सुविधाओं को त्याग कर जीने का साहस नहीं है। कौशल में अधिकार बोध तो है, तो मायावी कौशल में अधिकार बोध है तो माधवी में अपराध बोध। इस तरह से मैं और मैं दो अलग अलग वर्ग भेदों वाले मैं का रूप है। बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ कि साइकोपैथ कैरेक्टर पर मुझे लगता है कि यदि कोई उपन्यास आया है तो मैं गुप्तागर के उपन्यास मैं और मैं को ही मानूंगा, क्योंकि साइकोपैथ चरित्रों पर बहुत कम लिखा गया है। और मैंने जिस तरह से मृदुला जी ने कौशल कुमार के रूप में एक साइकोपैथ व्यक्ति को चित्रित किया है, मुझे नहीं लगता कि वो लिखा होगा किसी ने, लेकिन इससे अधिक सुगठित रूप से और कहीं मुझे देखने में आया नहीं है। बहरहाल, परंतु कठुला उनकी अब तक की कथा यात्रा का वह चरम बिंदु है जहां आकर वे स्त्री पुरुष के अलग अलग अंतर द्वंद्वों को समाप्त कर एक ही भाव जगत पर ले आई, जहां स्त्री में छुपा हुआ पुरुष और पुरुष में छिपी हुई स्त्री दोनों ही उजागर हो गए। यदि वेदांत की भाषा में कहें तो सांख्य योग के 24 तत्वों का पुरुष प्रकृति जनित विस्फोट और तांत्रिक पीठिका पर कसें तो स्त्री विद्या के शिव शक्ति के समन्वित रूप का उद्घाटन है, जिसे अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है। यह उपन्यास ऊपर से कथा कुलाज की तरह है, जिसमें स्मिता, मारियान, नर्मदा, नमिता, असीमा पंचवर्ग की तरह अलग अलग होती हुई भी एक सूत्र में बंद है। उसका पुरुष मात्र विपिन अपनी तरह का एक अलग ही चरित्र, जिसमें पुरुष और स्त्री की सम और विषम संवेदनाओं का मिकदार बराबर बराबर बना हुआ है। कठपुलाव में हर वर्ग की रची अपनी जमीन को तलाशते हुए पुरुषों के अन्याय और शोषण के चलते बगैर किसी विक्षोभ के अवतरित होती है। कठपुलाव को लेकर कहा गया है कि यह हमें एक आंधी की तरह झकझोरता है। कम से कम हर हिंदी भाषी पुरुष को उपन्यास पढ़ना चाहिए। यह इस उपन्यास को निश्चित ही विश्व साहित्य की लंबी परंपरा के अंतर्गत रखा जा सकता है। मृदुलागर का उपन्यास मिलजुल मन एक अलग ही ढंग का उपन्यास है। ढब एक अलग ही ढब का उपन्यास है। ढब से मेरा मतलब उसकी अपनी एक विशिष्ट शैली है, जिसमें वे हमेशा लिखती रही है। यद्यपि शैली किस्सा गोई का अंदाज बयां, मुल्क की दुविधाग्रस्त सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक मना स्थिति के अलावा इसके सारे किरदारों का अलग अलग दरमियानी वजूद होते हुए भी कहीं ना कहीं यकसां नुक्ताए नजर है। वैसे भी मृदुला जी तुक में बेतुक, बेतुक में तुक और संगति के साथ विसंगति, विसंगति के साथ संगति सब कहाँ और कैसे बिठा दें, यह तरतीबी उनके पाठकों के लिए नई नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उनकी इस लीक से हटकर लिखी गई कृति पर समीक्षा करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक कारण है। वैसे भी मैं उन्हें लेकर या उनके लेखन को लेकर किसी भी नक्काद की भूमिका में नहीं रहा हूँ। उनकी हर कृति, उनके हर उपन्यास और कहानी के सारे चरित्र एक पाठक की हैसियत से मेरे रगो रेशे में मौजूद रहे हैं। और वैसे भी इस उपन्यास को लेकर जो समीक्षाएं देखने में आई, वह ना तो एक मुश्त समीक्षक के नजरिए स्पष्ट कर पाई है और ना ही कथानक के साथ न्याय। बहरहाल मिलजुल मन की समीक्षा के दौरान निश्चित ही हमारे
वाद प्रवाद विमर्श आदि आदि सारी धारणाओं को ध्वस्त कर यह उपन्यास 50 के दशक के मध्यम वर्ग की जिंदगी और सामाजिक पारिवारिक स्तर पर आने वाले बदलाव और उसी के समांतर स्वतंत्र भारत के मूल्यों की गहन पड़ताल मोगरा, गुलमोहर, बैजनाथ, कनकलता, डॉक्टर कर्ण सिंह, मामाजी, सुग्गी चाचा आदि के माध्यम से निहायत तदाकार होकर की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी से देश में जो नई नस्ल पनप रही थी और पक चुकी थी, इन सबके चेहरे पर शबगजीदा शहर नजर आती है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर पंचवर्षीय योजनाओं, आधुनिकता का लिबास धारण करता देश और खाटे भारत चरित्रों की स्वार्थपूर्ण राजलिप्सा और पदलोलुपता को विभिन्न पात्रों के मुख से जाकर मुल्ला ने इतना गहरा पोस्टमार्टम किया है कि किसी राजनीतिक चिंतन या विचारक से अलग हटकर एक आम आदमी के मुखालतों का स्खलन दिखाई देता है। दुविधा मुल्ला जी के पात्रों का प्रमुख गुण है। अन्य लेखकों की तरह वे अपने पात्रों को ना तो उंगली पकड़कर चलती हैं तो ना ही पाठकों की कोई तयशुदा निष्कर्ष पर पहुंचाने में मदद करती है। आपको स्वयं उनके लेखन यात्रा के दौरान अपने निष्कर्ष, अपनी सोच और बुद्धि के सीमा अनुसार निकालने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही अलग हटकर बात है। किसी भी पात्र के पक्ष विपक्ष से परे हट एक तन्मय तटस्थता के साथ वे अपना सरोकार रखती हैं। इसीलिए कई बार उनके गुजर चुके उपन्यासों पर वर्षों बाद मुड़कर देखने को मजबूर होना पड़ता है। यह आत्मकथात्मक संस्मरणात्मक रचना मुतलागर के लेखन की मंजिल नहीं है और ना ही पड़ाव, बल्कि झटके से लिए गए एक यू टर्न है। इस कृति के वे एक अलग ही ढंग या ढब से जानी जाएंगी। उनकी अनेक कहानियां इस बात का प्रमाण है। हरी बिंदी स्त्री स्वचेतना की वह कहानी है जहां औरत अपने आप का जश्न स्वयं ही साथ मना रही है, मानिए सेलिब्रेटिंग विद हरसेल्फ। एक सुबह जब आंख खुलने पर एहसास होता है कि पति अलस घोर दिल्ली जा चुका है और आज का सारा दिन उसका अपना है, बगैर किसी दखलंदाजी के। बस फिर क्या, नीले सूट के साथ माथे पर हरी बिंदी साठ बेतुक से तुक मिलाती मौसम से बेपरवाह निकल पड़ती है बम्बई की सड़कों पर बिंदास। यह कहानी स्वयं चेता स्त्री का प्रस्थान बिंदु है, जहां वह अपने आप के साथ कितनी काराविहीन, वर्जनाविहीन और तनावहीन सार्थकता से लबरेज है। हरी बिंदी का कंट्रास्ट का प्रतीक उसके निजत्व के रदीफ को कायनात के काफिले से जोड़ उसके अपने होने की तुक को बिठा देता है। 60 साल की औरत सुरभि घोष पर 60 साल की औरत जो की दूसरी कहानी है, अन्य अलग कहानी है। 60 साल की औरत सुरभि घोष पर अंदर से 16वें साल की हसरतों को जीती हुई युवती उसकी 21 साल पहले एक शहर के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत करने आए पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर चंद्रशेखर रामलिंग स्वामी और डॉक्टर चंद्र से होती है, जहाँ वे साथ साथ एक कदीम गिरजाघर घूमने जाते हैं। परंपरा से जुड़े धीर गंभीर डॉक्टर चंद्र और उन्मुक्तता की ललक पाले झिझकती युवती सुरभि घोष। इमारत की बाएं सीढ़ियों से चढ़ती सुरभि और दाएं सीढ़ियों से चढ़ते डॉक्टर चंद्र, यानी सदियों पुराना स्त्री पुरुष का वही परंपरावादी वर्जनापूर्ण दृष्टिकोण। बारजों पर बहुत ऊंचाइयां लांघती स्त्री और बारजे दर बारजे बदन चुराता पुरुष, दोनों तरफ फिर वही शालीनता बुक्कल, दोनों तरफ फिर वही शालीनता की बुक्कल। फिर कहानी का अंत बहुत ही उदार और संवेदनापूर्ण है। 21 बरस बाद 60 साल की सुरभि फिर उसी शहर में, उसी इमारत में, उसी गिरजाघर में डॉक्टर चंद्र के साथ जाती है। यह कायक सुरभि का बाहें फैला डॉक्टर चंद्र को समेटना, डॉक्टर चंद्र का बच्चे की तरह सीढ़ी में दुबक जाना और दोनों का एक ही सीढ़ी से वापस लौटना उद्धत निर्विकार रूप आत्मीय तिरोधान है। वर्जनाएं परंपराएं सब ध्वस्त, जहाँ देह का द्वैत नहीं बल्कि विदेह का अद्वैत एकाकार रूप बचा रहता है, जो कि प्रेम का बहुत ही गहरा चरम परिपाक है।
60 वर्ष का परिपक्व अंतराल स्त्री पुरुष के व्यक्तिगत प्रेम से उठकर एक शाश्वत विश्व प्रेम से जोड़ देता है। समागम की नायिका अपनी युवा बेटी की संदेहास्पद मृत्यु से व्यग्र शांति को तलाशती हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ठीक गंगा के सामने जन समूह के साथ भयानक जंगलों के बीच सीढ़ियों पर बैठी। ऐसी एक भीड़ 9 वर्ष की उम्र में उसने आजादी की उस पहली शाम भी देखी थी जब कोई बूढ़ा भीड़ के पैरों तले कुचलकर मरता हुआ उसे दिखता है। तब भी वह ऐसी भीड़ में चीखती है पर कोई उसकी चीख नहीं सुनता और वह खूब अंधेरे में 3 दिन बुखार में तपती बड़बड़ाती रहती है। दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत गहरा प्रतीक चुना गया है इस कहानी में। आधी अधूरी आजादी की पहली शाम उन्मादग्रस्त भीड़ के नीचे जो बूढ़ा कुचला जाता हुआ दिखाई दिया है वह गांधी को अप्रासंगिक और उनकी वैचारिकता को कुचलता यही जन सैलाब है जो इतने वर्षों बाद हर की पेड़ी पर गंगा का जयकारा लगा रहा है, दीपदान कर रहा है। तब भी समाज उन्मादित भीड़ था और देवभूमि में भी यही उन्मादित अंधी भीड़ है। उसी भीड़ में बूढ़े पिता की गोद में अधेड़ बेटे की मौत और अपनी बेटी को याद करते हुए एक माँ का फूट फूट कर रोना यह मात्र व्यक्तिगत विलाप नहीं है बल्कि हमारी आधी अधूरी आजादी से सह संबंध दुख में तब्दील हो जाता है। यह कहानी बहुत ही गहराई से निजी दुख के पड़ताल के बहाने पूरे देश की चरमराती व्यवस्था का भी पोस्टमार्टम करती है। वो दूसरी कहानी में कथ्य तीसरी पीढ़ी की नायिका के माध्यम से पूर्व औरतों के तत्कालीन परिवेश का अनावरण किया गया है। दादी के स्थान पर रंडियों के मोहल्ले से ब्याह कर लाई गई गरीब लड़की जो अपनी कलात्मकता के साथ रूढ़िवादी घर में अपनी कला को बचाए और प्रकारांतर से किस तरह वह अपनी सौत की कला की विरासत सौंपने की छटपटाहट लिए दुनिया से प्रेरणा कर जाती है। इस बात का चित्रण मानवता के साथ मौजूद है। ये वे पूर्वज औरतें हैं जिन्होंने भीषण वर्जनाओं के माहौल में भी अपनी रिवाजों से अलग भीख से हट खुद की अस्मिता को ईजाद करने का हौसला हासिल किया। खुद घुट गई पर अपनी विरासत का खजाना आने वाली पीढ़ियों को सौंप गई। यह ज्यादा मायने की वह मैं ही थी। ये जो कहानी है वह मैं ही थी कि उमा जो कि आसन्न प्रसवा है अपने पति के साथ एक औद्योगिक कस्बे में रह रही है। जो उन्हें घर मिला है उस घर में इससे पहले रहने वाले कर्मचारी की औरत प्रसव के दौरान बहुत ही विकृत तरीके से मर चुकी है। उस खाली घर में वह तख्तनुमा पलंग उन्हें मिलता है जिस पर कि उस औरत ने बच्चा पैदा करते दम तोड़ा था। उसी पलंग पर उमा को भी सोना उठना होता है। किंवदंती के समान फैली उस औरत की मृत्यु कथा के आतंक के साए और सीमेंट के कणों से बोझिल ऑक्सीजन में सांस न लेने की मजबूरी में दहशत जदा उमा जी रही है। आखिरकार एक बरस की रात में दूसरे बोसीदा तख्त पर जिसमें चीटियां भरी हुई हैं वह एक बच्ची को जन्म देती है, यानी एक और औरत की दुनिया में आमद, परंतु अधिक खून बह जाने और चिकित्सा के अभाव में गुर्दे खराब होने की स्थिति में वह दम तोड़ देती है। प्रसव की वेदना के व्यक्तिगत अनुभव पर लिखी गई यह पहली कहानी है। ये बहुत ही अंडरलाइन करने की बात है कि प्रसव की वेदना के व्यक्तिगत अनुभव पर लिखी गई यह पहली कहानी है जिसके समानांतर अभी भी गांव कस्बों में चिकित्सा के अभाव में जच्चा बच्चा किस तरह दम तोड़ देते हैं इसका भी भयानक वर्णन उस पहली औरत के माध्यम से हुआ है जो उमा से पहले मर चुकी है। कहानी 21वीं सदी का पेड़। ये तो ऊपर से पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी मालूम होती है और काफी हद तक है भी, क्योंकि जिस तरह से कंक्रीट के जंगल न सिर्फ महानगरों बल्कि कस्बेनुमा शहरों में भी तेजी से फैलते जा रहे हैं, बल्कि छोटे शहरों में जिस तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं की बाढ़ आई हुई है उसने न सिर्फ शहर को
बल्कि आसपास के गांव की हरियाली को भी नेस्तनाबूद करने में कसर नहीं छोड़ी। इस कहानी में भी कैसे बरसों पुराना हरा भरा चहचहाता दरख्त पॉलीथीन और कूड़ा करकट की मार से भरभराकर धराशायी हो जाता है। पेड़ के इस औचक अवसान में एक ऐसी त्रासदी भी छिपी है जिससे कुछ लोग निश्चित ही गुजरे होंगे। उसमें अपने एक अति प्रियजन के बिछड़ने की पीड़ा नपती है। बंजर कहानी के भीतर दर्द की जो पाताल गंगा प्रवाहित हो रही है वह एक हद तक असहनीय हो उठती है। मृत्यु के बाद सहानुभूति प्रकट करने वाले लोग उपदेश हमें किस हद तक वेद जाते हैं, चुभ जाते हैं और हमें भौतरी सहानुभूति के बीच फंसकर निष्ठुर विडंबना को झेलने के लिए विवश हो जाते हैं। शब्द से बड़ा ना कोई आडंबर है ना अहंकार। कहानी के अंदर आया हुआ यह वाक्य किस तरह अंदर की वेदना को एक उपदेशात्मक सहानुभूति में तब्दील कर मैं को वह में तब्दील कर देता है। सिर्फ वर्तमान में रहना कितना उत्पीड़क होता है जब ना भविष्य आमंत्रित करे ना अतीत आमंत्रण दे तो क्षण भर को भी विमुक्ति नहीं होती। यह कहानी बहुत ही गहरे जाकर मानव मन और मानवीय संवेदनाओं की भीतरी बाहरी पड़ताल करती नजर आती है। यह अंदर तक झकझोर देने वाली कहानी, बहुत ही मानवीय कहानी। अगली सुबह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों पर आधारित है। इस कहानी में यह जाहिर हुआ है उन्मादित भीड़ किस तरह से पाशविक होकर मनुष्यता को बोना करती है। इंसान सिर्फ वस्तु की तरह से निर्ममता और उन्माद का आखिर बन जाता है और तब थर थर कांपती मनुष्यता क्षण मात्र में उन्मादी समूह के हाथों हलाक हो जाती है। उर्फ सैम कहानी आजादी मिलने के बाद दिमागी गुलामी से ग्रस्त विकास पर आधारित है। कैसे कहानी का नायक सामने प्रताप सिंह अमेरिका जाकर सैम हो जाता है। मजे की बात यह है कि जड़ों की तलाश अपने देश में करता वह एक चालाकी भरा कैरिकेचर बन के रह जाता है। आजादी मिलने के बाद हम ब्रितानी गुलामी से शारीरिक रूप से मुक्त जरूर हो गए पर गलत आर्थिक नीतियों के चलते हमारे झुंड के झुंड युवकों को देश छोड़ अमेरिका जा बसने पर मजबूर होना पड़ा। सैम एक ऐसा ही नौजवान है जो अपनी जमीन के लिए उलझता तो है पर पैसा बनाने का हुनर इतनी शिद्दत से सीख चुका है कि पुश्तैनी मकान अपने नाम लिखवा लेने के लिए अपनी जड़ों और मिट्टी का ढोंग करके न सिर्फ बूढ़े माँ बाप को चकमा देता है बल्कि बड़े भाई के हाथ में कुछ डॉलर थमाकर उनका पुश्तैनी हक से पत्ता कटवा कर अपनी दरियादिली का सबूत पेश कर देता है। कहानी मूल रूप से अपनी मिट्टी की जड़ों की तरफ नहीं बल्कि पैसे की तरफ दौड़ने की कहानी है। एक मोड़ पर आकर दाम्पत्य किस तरह से उबाऊ और नीरस और संवादहीनता की जन स्थिति तक आ पहुंचता है, इस बात को उनकी वितृष्णा कहानी के नायक दिनेश और शालिनी के माध्यम से दर्शाया गया है। दोनों के बीच जब संवाद था तब समय नहीं, जब समय है तो संवाद नहीं। इसी बात को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से मुरला जी ने दिखाया है। ग्लेशियर से उनकी कहानी ग्लेशियर से की नायिका अभिषेक दत्ता जो कि शादी से पूर्व उषा भटनागर थी अपने उसी अतीत को वर्तमान में खोजने की चेष्टा करती। ताजाबाज ग्लेशियर की एक ऐसा हिमनद है जिसने कि निषेध दत्ता उर्फ उषा भटनागर के जीवन की गतिमयता और निरंतरता को मंथर कर दिया है। अकेली ग्लेशियर की तरफ निकल पड़ी नायिका अपने जीवंत अतीत से जुड़ना चाहती है जहां उसकी निजी अस्मिता धड़क रही है। पठान मृत्यु का फरिश्ता जो बार बार वक्त के श्लेष से जीवन की तरफ धकेल देता है। मुक्ति न अतीत में है न भविष्य में, सिर्फ अपने खुद को वर्तमान में तलाशते हुए जीवन जीते चले जाते हैं। यह कहानी एक छटपटाती विडंबना का संतरास तो है ही परंतु उस सब से बढ़कर जीवन को तलाशने और अपनी अस्मिता को जीते चले जाने की प्रक्रिया थी। जहाँ वातावरण मात्र उद्दीपन बन तथ्य को आगे बढ़ाने का फर्ज निभाने के अलावा स्वयं भी एक चरित्र बन जाए, वह है 3 लम्हे। एक बूढ़ी औरत, 3 निम्न तबके से आए अधरंगे बच्चे और मूसलाधार बारिश, इस सब को जीती हुई औरत झाड़ी की ओर से छिपी छिपी इन आनंद के लम्हों को भोगती खुद भी बच्चा और युवती के रूप में तब्दील हो जाती है। इतने सीधे तरीके से कहानी, बल्कि कहानी क्या एक सीक्वेंस को
जिस संजीदगी और संवेदना के साथ उकेरा गया है वह एक मुकम्मल कहानी की कथा तत्व से भी आगे जाता है। इतना आगे जाता है कि जहाँ कथ्य, संवाद, देश काल, वातावरण सब पिछड़ जाते हैं। रह जाता है सिर्फ एक जिजीविषापूर्ण असमाप्त समापन। इसी के समानांतर जहाँ कमलनी खिलती है उनकी कहानी और एक कहानी, इसी के समानांतर जहाँ कमलनी खिलती कहानी है जिसमें धूसर वीरान बंजर मैदान में मात्र दो औरतें हैं, एक मध्यम वर्ग की सलीकेदार और दूसरी मेहनत वर्ग की पहनने उड़ने के तरीके से विहीन। कहानी जिस निचाट बंजर सन्नाटे में सांस लेती है वह अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक दारुण भाव है। परंतु दूसरे जीवन रहित स्थान पर अनगिन कमलनियों का यकायक दिखाई देना मृत्यु से जीवन को लौटाता हुआ एक प्रखर संदेश है। दोनों औरतों के बीच मात्र एक संवाद, पहली औरत का कुछ चाहिए और दूसरी सर्वहारा औरत की औरत कहे कहना ना ना, सोचा इकली कैसे बैठो। एक मध्यवर्गीय सोच को यकायक ध्वस्त कर अपनी तरफ से जीवन दान की प्रेरणा देने का सबूत बन जाता है। यहाँ पर वर्ग भेद नहीं, सिर्फ एक ही चीज बचती है, करुणा। खुशकिस्मत कहानी वास्तव में खुशकिस्मती से डरने वाली उस औरत की कहानी है जो पति के साथ बेटा बहू के घर गई है। पति को पुत्र शोक के दबाव के चलते पैरालिसिस का दौरा पड़ता है। यहीं से निकटतम रिश्तों की पोल खुलना शुरू हो जाती है। बहू की उपेक्षा पूर्ण दिवाली के दिन पहले स्ट्रोक में ही पति भगवान को प्यारा हो जाता है। इस कहानी की सबसे वाजिब बुनावट इस बात में है कि कैसे असंवेदनापूर्ण स्थितियां व्यक्ति की मना स्थिति को अवसान की उस कगार पर ले जाती हैं जहां मृत्यु मुक्ति का दूत बन जाती है। बहुत ही मार्मिक और दहला देने वाली कहानी है यह, जहां पर एकाकीपन का निष्ठुर वैभव एक आत्मिक संपृक्ति दे रहा है। इसी तरह से मृदुलागर की कहानियों का समापन या प्रारंभ कहीं भी, पर पढ़ना पूरा ही पड़ता है। यह एक ऐसा लुप्त गुप्त संविधान है जिसे मानने के लिए पाठक बाध्य नहीं है, परंतु इस तरह उसका रुझान अनजान ही चला जाता है। मृदुलागर की कहानियां पाठक के लिए इतना स्पेस देती हैं कि आप लेखक को गाइड बना तिलिस्म में नहीं उतर सकते। इसे आपको अपने अनुसार ही हल करना पड़ेगा। यही कारण है कि बने बनाए फॉर्मेट या ढर्रे से उबे बगैर आप पूरी रोचकता, कौतूहल और दार्शनिक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। गलत दर्शकता के लिए जगह ना होती हुई भी आपकी आंखें कब नम हो जाएं, यह आपके पाठकी चौकन्नेपन पर निर्भर करता है। यही मृदुलागर की किस्सा गोई का कौशल या कमाल है, जहां लीजी भावुकता बेशक नहीं मिलेगी, पर भावना और संवेदना की गहरी घाटियां मौजूद हैं एक बौद्धिक विरेचन के साथ। उसमें एक ऐसी करुणा सम्मिलित है जो कि सीधे आपको रुलाने की बजाय आंखों को सजल करती है। करुणा से मेरा तात्पर्य बुद्ध की करुणा से नहीं, बल्कि भवभूति की करुणा से। ऐसी करुणा जिसमें समष्टिगत औदार्य की अपेक्षा व्यक्तिगत विवेकपूर्ण कार्मिक संयोजन दृष्टिगत होता है। मृदुला की कलम लिखते वक्त समय सापेक्ष वितरागता के साथ होती है एक ऐसी तटस्थता जिसमें मृत्यु में भी व्यक्ति तटस्थ होकर अपने संवेगों के साथ होते हुए भी अलहदा होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि मृदुलागर का लेखन सदी का कालजयी लेखन है। दोस्तों, उनका एक उपन्यास बसु का हुक्म है, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। वो दामिनी, उसके एक कथा चलती है जिसमें दामिनी कांड जो हुआ था दिल्ली में, उसके समानांतर चलता है। वो उपन्यास बेहद ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया उपन्यास है। उसमें आए हुए चरित्र जो हैं, उसमें आई हुई जो परिस्थितियां हैं, जो भी है, उसमें इतने नाटकीय मोड़ हैं, उसमें इतनी समझिए कि विद्रूपताएं हैं और उसमें इतनी तद्रूपताएं छिपी हुई हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम मतलब कोई किस्सा नहीं या कोई उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसमें जीते चले जा रहे हैं और हम खुद उस व्यवस्था का, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हम खुद उस व्यवस्था कहीं ना कहीं शिकार है। बल्कि उसमें वो इस तरह की वो है बसु का कुटुंब, एक्चुअली वो
में पात्र है वो उसको बसु का कुटुंब मान के सब वो कहता है। तो इस तरह बिरला जी की कोई भी कृति, कोई भी कहानी, कोई भी लेख, उनका यहाँ तक कि यात्रा वृत्तांत, जब जब वो यात्रा वृत्तांत जो उनका है, कुछ हटके कुछ भटके, वो अपने आप में इस तरह का यात्रा वृत्तांत है कि आप कहीं नहीं गए हैं, लेकिन यदि उनकी कलम के साथ साथ आप बहुत ही मनोयोग से चल रहे हैं तो आप घर बैठे पूरा विश्व घूम के लौट आए। उसमें यहाँ तक कि उस यात्रा वृत्तांत में शाल्मली का पेड़ भी एक चरित्र है अपने आप में। उनके जो लेख हैं, जैसे प्रज्ञा से गर्भाशतक, महादेवी वर्मा के ऊपर लिखा गया उनका लेख अपने आप में अद्भुत लेख है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ममता माँ होने में ही है। महादेवी वर्मा का उन्होंने उदाहरण बहुत जो दिया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से दिया है कि उन्होंने निजी स्तर पर मातृत्व को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, वो इतनी कर्मा संपूर्ण मातृत्व, महामातृत्व की प्रतीक थी, क्योंकि गिलहरी थी वहाँ पर, समझिए के कबूतर थे वहाँ पर, सारे वो लोग थे, वो विद्यापीठ की लड़कियाँ थी जो वो माँ से, वो माता से महामाता के रूप में, मातृ से महामातृत्व तक पहुँच चुकी। इसलिए उनकी दूसरी एक बात हो है, मुद्लागर जब बोलती हैं या मुद्लागर जब लिखती हैं, मैंने उनके पत्रिका का भी संपादन किया, एक पुस्तक का भी संपादन किया है, एक पुस्तक आ रही है ललित प्रकाशन से, मुद्लागर एक शिनाथ परंपरा की पुस्तक है। उसमें भी मैंने एक चीज महसूस करी है कि आपको एक भी शब्द, एक भी बात ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें कि आप, एक संपादक की हैसियत से बोल रहा हूँ, पाठक की हैसियत से मैं अलग बोल चुका हूँ, कि आपको उसमें कुछ संशोधन करना, परिवर्तन करना या उसका निरसन करना है, कुछ ऐसा नहीं है। मुद्ला जी जब साक्षात्कार देती हैं, बोलती हैं, तब भी वो इतना नापातुला बोलती, जबकि मैंने देखा है कि साक्षात्कार के दौरान अधिकांशता मैंने देखा है लोगों को कि वो इधर उधर हो जाते हैं, मूल तत्व से हट जाते हैं। लेखक वो बड़े हैं, विभूतियां वो बड़ी हैं, साहित्य की, कला की, संस्कृति की, लेकिन प्रश्न कुछ पूछा जाता है वो पहुंच कहीं और जाता है। मुद्लागर में एक वो इतनी चेतन या इतनी सचेत होती हैं बोलते समय कि एक भी शब्द, एक भी वाक्य ऐसा बेकार नहीं होता, ना ही फालतू होता है। इसलिए मैं मानकर चलता हूँ मुद्ला जी का लेखन सदी का लेखन नहीं, सदी का लेखन तो है ही, अपनी सदी की वो का अमर लेखन है, लेकिन इसके साथ वो कालजयी लेखन है, विश्व का लेखन है। इस तरह मैं मानकर चलता हूँ कि मुद्लागर अपने आप में समग्र रूप से, उनके भीतर सब कुछ है। निबंधकार है वो, नाटककार है वो, उपन्यासकार है, कथाकार है, इसके अलावा कोई स्तंभ लिखती नहीं है, इंडिया टुडे में लिखती नहीं, रविवार पत्रिका में लिखती नहीं, ऐसे नहीं, लगातार लिखती नहीं, मुतबादिल मुसलसल लिखती नहीं, लेकिन कोई भी चीज आपको नहीं लगेगी इसमें कोई चीज बेकार आई है या ये चीज थी, उसको आप नजरअंदाज करते हैं। मुद्लागर के लेखन की ये जो खासियत है, ये उनको सारे लेखकों से एक अलग हटके खड़ा करती है। उनका लेखन एक अलग तेवर लिए हुए लेखन है, उनकी लिखने का जो ढब या जो ढंग है वो एक अलग तरीका है, वो बहुत ही प्रबुद्ध और सचेत है। आज हम उनकी जो उनका जन्म दिवस का जो चल रहा है सप्ताह, जिसके मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये है कि इस उम्र के दौरान मैं तो उनको हमेशा, क्योंकि हम दोनों सत्य भाव से जुड़े हुए हैं, मैं अभी भी कहता हूँ कि इस सब के बावजूद भी वो, मैंने एक बार उनसे कहा था, मैंने कहा दीदी आप समझिए अपनी उम्र को पलट लीजिए, यदि आप उम्र को पलट लेंगी तो आप समझिए कि 48 की हो जाए, यानी अभी आप प्रौढ़ता की तरफ भी नहीं है। इस तरह की हम लोगों में बातें होती रहती हैं। उम्र उनकी अलग, मैं चर्चा नहीं करूँ, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो जीवन श्रद्धा सतम पश्चेत श्रद्धा सतम, और इसके बाद मैं मानकर चलता हूँ कि मुद्लागर होने का अर्थ जो है बहुत अलग अर्थ है। मुद्लागर का लेखन हो, चाहे मुद्लागर का व्यक्तित्व हो,
वो सब अलग तरीके। जहाँ तक मुद्लाकर के इतना लंबा गहरा जुड़ाव है, बहुत सारे संस्मरण भी हैं। मैंने एक संस्मरण आपको सुना ही दिया है, और भी संस्मरण मैंने आपको सुनाए हैं कि किस तरह हमारी शुरुआत हुई और किस तरह आज हम जुड़े हुए हैं। वो किस तरह मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मृदुला जी दीर्घायु हों, मृदुला जी निरंतर लिखती रहें, सृजनशील रहें। और मैं ये कहूँगा कि मृदुला जी, आपका जन्मदिन मुझे मुबारक हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद सार्थक और मूल्यवान वक्तव्य के लिए। दिनेश जी, आपने समय निकाला और मृदुला गर्ग जी के रचना जगत में इस तरह गहरे अवगाहन कर उसके कई कई पक्षों पर अपनी बात रखी। कहानियों की, उपन्यासों की, यात्रा संस्मरणों की आदि की चर्चा हुई, और किस तरह एक बड़ा और मौलिक लेखक, अपने तरीके से सोचने वाला, चलने वाला लेखक, अपनी रचनाओं में अपने जीवनानुभवों को, अपनी दृष्टि को उद्घाटित करता चलता है। एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश द्विवेदी जी। हमारे साथ प्रवीण कुमार यादव जी, महेश दर्पण जी, अनिल राजौरिया जी, वंदना कुमारी जी, निशा दुबे जी, बलवंत कौर जी, रजनी रानी, सैयद शाहराज, फैनी, फानी कामिली और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि।